सोचो अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि जिस दुनिया में तुम जी रहे हो वो सिर्फ एक नॉवेल है और उस नॉवेल में तुम हीरोइन नहीं बल्कि एक विलन हो जिसका एंड बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। यही सच्चाई जियांगनेन के सामने आती है। अपनी मौत लिखी हुई देखकर वो एक फैसला लेती है जो सबकी जिंदगी उलट पुलट कर देता है। कहानी की शुरुआत में जियांगनेन देखती है कि रोजिन वेंगी की हर छोटी बड़ी पसंद याद रखता है। ये देखकर उसके दिल को बहुत ही चोट पहुंचती है क्योंकि वो खुद कई सालों से रोजिन से प्यार करती थी लेकिन उसे कभी ऐसा प्यार नहीं मिला। फिर रोजिन कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वांगी अचानक अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग दिखाती है और पूछती है कि क्या ये जानी पहचानी नहीं लग रही। मैंने रोजिन से कहा कि मुझे ये पसंद है तो उसने मुझे दे दी। ये सुनते ही जियांगनेन का दिल बैठ जाता है क्योंकि वो रिंग उसकी अपनी थी। फिर जो में दिखाते हैं कि जियांगनेन के हाथों पर कट लग जाते हैं उस रिंग पर अपना और रोजिन का नाम लिखने में। वो रोजिन को ये रिंग उनकी पहली मोहब्बत की एनिवर्सरी के नाम पर देती है लेकिन रोजिन उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही अमीर हो ना, एक नई रिंग ही खरीद लेती, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। तब जियांगनेन मन ही मन सोचती है कि मैंने अपना पूरा दिल उसे दे दिया था लेकिन उसने मेरे प्यार को कचरे की तरह फेंक दिया। वांगी अचानक नाटक करती है और जियांगनेन को सूप देती है और जानबूझकर ऐसा दिखाती है कि जैसे जियांगनेन ने उसे चोट पहुंचाई हो। तभी वहाँ रोजिन भागकर आ जाता है। वांगी नाटक करते हुए कहती है कि जियांगनेन मुझसे नाराज हो गई थी और उसने मुझे मार दिया। तब रोजिंग बिना सच जाने जियांगनेन को डांटना शुरू कर देता है। जियांगनेन को पास की बातें याद आने लगती हैं। 5 साल पहले उसने रोजिंग की ग्रैंडमा के इलाज का खर्चा उठाया था और बदले में रोजिंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। शर्त ये थी कि वो हर रोज जियांगनेन से तब तक प्यार करे जब तक वो थक नहीं जाती। इन 5 सालों में घर का हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। उसे लगता था कि एक दिन रोजिन का दिल भी पिघल जाएगा लेकिन कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे अचानक पता चलता है कि वो एक नॉवल की दुनिया में जी रही है जिस कहानी का हीरो रोजिंग है और उसकी असली हीरोइन वांगी है और वो खुद इस कहानी की विलन है। एक ऐसी लड़की जो हीरो हीरोइन के बीच आ जाती है और एंड में बहुत दर्दनाक मौत मरती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब्रोड का बिजनेस भी तुम्हारा वेट कर रहा है। एक हफ्ते बाद मैं ऐसा एक्सीडेंट दिखाऊंगा जिससे जियांगनेन हमेशा के लिए रोजिंग की जिंदगी से गायब हो जाएगी। जियांगनेन भी इस प्लानिंग को मान लेती है क्योंकि वो इस कहानी से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहती थी। वो फैसला कर लेती है कि अब वो रोजिंग से प्यार नहीं करेगी। वो घर के नौकरों को भी छुट्टी दे देती है। तभी वहाँ रोजिंग आकर अपने कपड़े उतारने लगता है लेकिन जियांगनेन उसे रोक देती है। रोजिंग कहता है कि क्यों, हर रात सोने के लिए ही तो तुमने मुझे खरीदा था ना। तब जियांगनेन कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। फिर अगले दिन जियांगनेन रोजिंग की ग्रैंडमा से मिलने आती है। ग्रैंडमा भी उसे बहुत प्यार करती थी। जियांगनेन उन्हें एक बैंक कार्ड देकर बोलती है कि ये पैसा मैंने रोजिंग की फ्यूचर के लिए जमा किया था। पहले मैं उसकी ईगो की वजह से ये पैसे नहीं देना चाहती थी लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया है। ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। तब जियांगनेन मुस्कुराकर मना कर देती है। तभी वहाँ वांगी और रोजिंग भी आ जाते हैं। वांगी आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तब रोजिंग तुरंत उसकी हेल्थ की चिंता करने लगता है और उसे याद है कि वांगी को स्टमक प्रॉब्लम है। ये सब देखकर जियांगनेन को रियलाइज होता है कि कमरे में 4 लोग मौजूद हैं लेकिन रोजिंग की नजर सिर्फ वांगी पर है। इसके बाद रोजिंग उससे कहता है कि आगे से मेरी ग्रैंडमा को परेशान मत करना, तुमने मुझे खरीदा है, मेरी ग्रैंडमा को नहीं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। रोजिंग जियांगनेन से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम वेंगी को परेशान क्यों कर रही हो। उसने मुझे सब बता दिया है कि पहले तुमने उसकी जॉब छीन ली थी और पूरी इंडस्ट्री में उसे बैन करवा दिया था। जियांगनेन कहती है तो तुमने उसकी बात मान भी ली। रोजिंग कहता है कि मैं क्यों नहीं मानूंगा, जब तुम पैसे देकर बॉयफ्रेंड तक खरीद सकती हो तो और क्या नहीं कर सकती। आज के बाद उसे दूर रहना। इसके बाद जियांगनेन वांगी को मिलने बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी और रोजिंग की सेटिंग करवा सकती हूँ, बस तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और मैं जल्द ही रोजिंग की जिंदगी से भी निकल जाऊंगी, इसलिए मुझे अपनी राइवल समझना बंद कर दो। फिर इसके बाद जियांगनेन ने 2 टिकट खरीदे, एक रोजिंग
रोजिंग को दे दिया और दूसरा वांगी को। जांगनेन को लगा कि ऐसा करने से सब कुछ अपनी जगह वापस आ जाएगा और शायद उसकी जान भी बच जाएगी। जब वांगी डेट पर आती है तो रोजिंग शुरू में उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद जांगनेन खुद आएगी। इसके बाद वांगी जांगनेन को जलाने के लिए पिक्चर्स भेजती है। ये देखकर जांगनेन को याद आता है कि रोजिंग ने कभी उसके साथ कोई पिक्चर नहीं ली। घर आके रोजिंग उससे कहता है कि आज तुम्हारा क्या मतलब था। जांगनेन कहती है तो तुम टिकट वाली बात की बात कर रहे हो, मैं आज नहीं आ पाई थी इसलिए मैंने टिकट वांगी को दे दी थी। फिर नेक्स्ट दिन जांगनेन उसे डिनर पर लेकर आती है और वांगी को वहाँ बुला के काम का बहाना करके चली जाती है। ऐसे ही वो बार बार वांगी को उससे मिलवाती है। हद तो तब हो जाती है जब वो वांगी को अपने बेडरूम में ही सुला देती है। रोजिंग उसे जांगनेन समझकर रोमांस करने लगता है, लेकिन वहाँ वांगी को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो जांगनेन से कहता है कि ये सब कैसे हुआ। जांगनेन कहती है कि वांगी के घर की लाइट चली गई थी, बस एक रात के लिए मैंने उसे यहाँ रुकने को बोल दिया था। तब रोजिंग कहता है पर वो बेडरूम में क्यों आई। जांगनेन कहती है कि मुझे रूम साफ करने का टाइम ही नहीं मिला, मैंने सोचा कि एक रात की तो बात है, फिलहाल वो मेरे रूम में ही सो जाएगी। रोंग कहता है कि तुम आखिरकार क्या करना चाहती हो, अब कोई नई तरीका सोचा है मुझे परेशान करने का। जांगनेन कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें पसंद आएगा। रोजिंग कहता है कि तुम हमेशा अपनी मर्जी को ही सही समझती हो। एक्चुअली जांगनेन ने रोजिंग को 99 लव लेटर लिखे थे, लेकिन सबको रोजिंग ने रिजेक्ट कर दिया था। जब जांगनेन ने उसे मेडिकल बिल के लिए इतना परेशान देखा तो उसके दिमाग में ऐसा बेवकूफ भरा आइडिया आया। उसने सोचा कि इसी बहाने रोजिंग उसकी हेल्प मान लेगा, लेकिन जांगनेन को अब रियलाइज हो जाता है कि शायद उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और वो सारे लेटर को जलाने लगती है। स्टाफ आकर उसे बताता है कि आपके फादर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम फेक डेथ सर्विस अरेंज कर रहे हैं, जो बॉडी यूज होगी वो बिल्कुल आपकी तरह ही लगेगी। इसके बाद जांगनेन रोजिंग को एक क्रूज पर बुलाती है उनके रिलेशनशिप की 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ वो उससे कहती है कि अगर तुम कभी अमीर बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे। रोंगजिंग कहता है कि जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। जांगनेन सोचती है कि जब इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सबसे पहले ये मुझसे छुटकारा पाएगा। तभी वानगी रोजिंग से कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो। जांगनेन कहती है कि तुम जाओ। रोजिंग कहता है लेकिन आज तो हमारी एनिवर्सरी है ना। जांगनेन कहती है कि एनिवर्सरी तो हम कभी मना सकते हैं। रोजिंग कहता है कि अगली एनिवर्सरी पर मैं सब कवर कर दूंगा। जांगनेन कहती है कि हमारी कोई अगली एनिवर्सरी नहीं होगी। तब रोजिंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जांगनेन कहती है कि कुछ नहीं, अब तुम चले जाओ। तब स्टाफ आकर उसे बताता है कि सब तैयारी हो चुकी है। जांगनेन कहती है कि मेरी मौत कैसे दिखाई जाएगी। स्टाफ कहता है कि पानी में गिरने के लगभग 1 घंटे बाद खबर फैल जाएगी, फिर बॉडी 3 दिन तक पानी में रहेगी। उसके बाद पुलिस उसे ढूंढ लेगी और ऑफिशियली आपकी डेथ कंफर्म हो जाएगी। वहीं रोजिंग की कंपनी 1 बिलियन वॉल्यूशन तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोजिंग वानगी से कहता है कि तुम्हारी चोट अब ठीक हो चुकी है, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। तब वांगी उसे किस करने लगती है और कहती है कि तुम जानते हो ना, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम्हारा स्टार्टअप भी सक्सेसफुल हो गया है, अब तुम्हें जांगनेन पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं और हम खुलकर साथ में रह सकते हैं। रोजिंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। वांगी कहती है कि मैं क्यों पागल होंगी, उसने ही तो सबसे पहले हमें अलग किया था। अगर उसने वो घड़िया चाल ना चली होती तो आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती। अब उस इंसान के साथ उलझे रहने का क्या मतलब है जो दूसरों का फायदा उठाती है। लेकिन रोजिंग उसका जवाब दिए बिना ही घर आ जाता है। वो मैट से कहता है कि जांगनेन अभी कहाँ है। मैट कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैडम ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है, मैं बस अपना सामान लेने वापस आई थी। रोजिंग कहता है लेकिन उसने तो कहा था कि वो वेकेशन पे जा रही है और वो उसे मैसेज भी करता है, बट जांगनेन ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। मैट कहती है कि 2 दिन पहले मैंने उन्हें आप दोनों से जुड़ी हुई हर चीज जलाते हुए देखा था, शायद इस बार वो कभी
वापस नहीं आएंगी। रोजिंग कहता है कि अच्छा है, जितना दूर जाना है वो उतने दूर चली जाए। इसके बाद वांगी उससे कहती है कि मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ और रह सकते हो। रोजिंग कहता है पर जियांग नैन अभी तक वापस नहीं आई है। वांगी कहती है कि वो वापस नहीं आएगी, तुम्हें पता नहीं कि जियांग फैमिली बर्बाद हो चुकी है और जियांग नैन तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गई है। ये सुन के रोजिंग शॉक हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि जियांग फैमिली के बैंकअप होने से पहले कंपनी के अकाउंट से आपके नाम से एक बड़ी पेमेंट निकाली गई थी, लेकिन बड़ी मेज ऐसा करेगी मुझे यकीन नहीं होता। वांगी कहती है कि उसके अलावा और कौन रोजिंग की तरह साइन कर सकता है। रोजिंग सोचता है कि वो इतनी आजाद मिजाज की इंसान थी, क्या वो फैमिली के डूब जाने पर इतनी आसानी से हार मान लेगी। वांगी कहती है कि अब जो वो चली गई है तो ये घर अब मेरा है, और वो रोजिंग से कहती है कि मुझे ये घर दिखाओ ना। रोजिंग कहता है कि इस घर में तो कुछ भी देखने लायक नहीं है, मैं बाद में इससे भी बड़ा सुंदर घर लूंगा। इसके बाद वांगी के साथ रहते हुए भी उसे बार बार जांगनेन के ख्याल आते रहते हैं। वो गुस्से में सेक्रेटरी से कहता है कि सारे मीडिया वालों से कांटेक्ट करो, 3 दिन बाद मैं वांगी को प्रपोज करने वाला हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं। रोजिंग कहता है कि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि उसके बिना भी मेरी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। इसके बाद रोजिंग घर में फंक्शन रखता है जहाँ न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हाल ही में जियांग फैमिली की अमीर बेटी अचानक गायब हो गई थी। अब समुद्र में उसकी लाश मिली है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो जियांग फैमिली की बेटी है। ये देखकर रोजिंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि झूठ है, वो ऐसे नहीं मर सकती। फिर वो पुलिस से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड जियांग नैन को ढूंढने आया हूँ। ऑफिसर कहते हैं कि क्या आपके पास उसकी कोई फोटो है। रोजिंग कहता है कि मेरे पास उसकी कोई फोटो तो नहीं है। तब ऑफिसर कहता है कि क्या आप मिस्टर पी हैं, आप मेरे साथ आइए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो यही है। रोजिंग कहता है कि क्या है, मुझे ये सब देखने का कोई शौक नहीं है। ऑफिसर कहते हैं कि आप बॉडी की पहचान कर सकते हैं। फिलहाल लगता है कि वो गलती से पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई। रोजिंग कहता है कि आसमान टूट पड़ेगा, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा, वो पानी में गिरकर क्यों मरेगी। ऑफिसर कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। दूसरी तरफ जियांग नैन अपनी मॉम से मिलती है। वो कहती है कि डैड कहाँ हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को डर था कि तुम कहीं अपना डिसीजन न बदल लो, इसलिए वो चाइना वापस गए हैं तुम्हारे फ्यूनरल वाले काम को संभालने के लिए, और वो उस आदमी के साथ जाना चाहते हैं जिसके लिए तुम इतने सालों तक रोती रही। तभी ड्रामे में फूचेंग की एंट्री होती है, जो बचपन से जियांग नैन से प्यार करता था। वो जियांग नैन से कहता है कि बचपन की वो मंगनी जो मजाक मजाक में हुई थी, तुम तो उसे पूरी तरह से भूल ही गई। इस बार देखते हैं कि तुम कैसे भागती हो। वही रोजिंग जियांग नैन के डैड से कहता है कि वो मरी नहीं है, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, निकलो यहाँ से। रोजिंग कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे साथ लेती रही, इसलिए मैं चुप था। तुम उसका खाना खाते हो, उसके पैसे यूज करते हो, और फिर भी उसी को एटीट्यूड दिखाते थे, और अब मेरी बेटी के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर रहे हो, जब तुम अपनी ग्रैंडमा की इलाज के पैसे भी नहीं दे सकते थे और दूसरों के बर्तन और टॉयलेट साफ करते थे, तब तुम्हारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई थी। ये मत सोचो कि तुम्हारी कंपनी चल पड़ी है तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रोजिंग कहता है कि हाँ, मैं आपकी बेटी का कर्जदार हूँ, लेकिन उससे क्या बदल जाता है, क्या तुम उसे मेरे पास हिसाब मांगने वापस भेज सकते हो, जितना भी पैसा होगा मैं सब वापस कर दूंगा। और वो जियांग नैन से कहता है कि मैं तुम्हें बार बार दूर करता रहा, ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं बस बेवकूफ था जो अपनी बेकार सी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में लगा रहा, और आखिर में मैंने तुम्हारी उम्मीद भी तोड़ दी, और तब मुझे समझ आया कि मैं असल में कैसा हूँ। और वो उसके एसेस को उठाकर ले जाने लगता है और कहता है कि उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इसके बाद जियांग नैन फूचिंग के बारे में बताती है कि उसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार था, स्टोरी में मेरी मदद करने
मिलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसी चक्कर में उसने बहुत सारे गलत काम किए और फिर हीरो के बदले की वजह से सब कुछ बिगड़ गया और आखिर में वो मेरी बाहों में ही मर गया। कितनी बकवासी स्टोरी है ये। एक बुरी लड़की के लिए कोई इतना सब कुछ क्यों करेगा? ये किस जमाने की राइटिंग है? लेकिन अब जब मुझे सब समझ आ गया है तो मैं ये दुखद एंडिंग होने नहीं दूंगी। तभी फूचेंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, फिर तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? तभी वहाँ फूचेंग की मॉम आ जाती है और कहती है कि भूलो मत, शुरू में उसने उस गरीब स्टूडेंट के लिए तुम्हारे साथ क्या किया था। फिर में दिखाते हैं कि जियांग ने फूचेंग से कहती है कि हाँ मुझे वो लड़का पसंद है, उसके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता, मेरे लिए तुम कभी उसके बराबर नहीं हो सकते। प्रेजेंट में फूचेंग अपनी मॉम से कहता है कि पर अब वो पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद जियांग ने उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? फूचेंग कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, बस कुछ वक्त के लिए तुम्हारा दिमाग उल्टा चल रहा था। इतने बड़ी अमीर घर की बेटी एक गरीब स्टूडेंट से प्यार कैसे कर सकती है? इसलिए मुझे पक्का लगता था कि उस वक्त तुम्हारा दिमाग खराब था। वैसे कुछ टाइम पहले मुझे एक अजीब सा सपना भी आया था। उस सपने में हम सिर्फ साइड कैरेक्टर थे और हीरो हीरोइन को हाईलाइट करने के लिए मौजूद थे और मैंने उस सपने में बहुत सी गलतियां भी की थी। मैं जो भी करता था आखिर का रिजल्ट कभी भी नहीं बदलता था। जांगनेन कहती है कि लेकिन इस बार सब अलग है। हुचेंग कहता है कि हाँ जानता हूँ, क्योंकि उस सपने में तुमने कभी मेरी साइड इतनी मजबूती से नहीं ली थी जितनी की आज ली है। तब जांगनेन कहती है कि इतने सालों तक मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। इसके बाद रोजिंग गम में पागल हो चुका होता है। वानगी उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी, पहले ये बॉक्स नीचे रख दो। रोजिंग उससे कहता है कि तुम जानती थी ना कि उसके साथ क्या हुआ था, बात इतनी कैसे बिगड़ गई। वांगी कहती है कि मुझे नहीं पता, पहले जियांगनेन ही खुद मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि वो हम दोनों को मिलवाना चाहती है ताकि तुम्हारी कंपनी के पैसे लेके जा सके। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं मान जाऊं तो वो तुमको मेरे हवाले कर देगी, पर मैं कैसे हाँ बोल सकती थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो सच में कंपनी के पैसे लेकर भाग जाएगी और भागते वक्त पानी में गिरकर मर जाएगी। वैसे भी तुम तो उससे प्यार नहीं करते थे ना। तब रोजिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि किसने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। इसके बाद फूचेंग जियानेन को प्रपोज करने के लिए उसकी फेवरेट जगह लेकर आता है और कहता है कि पता है तारे इतने छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं और कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारे बिना भी मेरी जिंदगी कुछ ऐसी थी, लेकिन मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आज जो मैं कहने वाला हूँ वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी पल से मैं इस दिन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तारे हमारे प्यार के गवाह बने। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब जियांगनेन भी बिना सेकंड गवाए उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद घर की मेड रोजिंग से कहती है कि 2 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने नॉर्वे से एक फोटो भेजी थी, उस फोटो में मिस जियांगनेन ही थी। वो सेक्रेटरी से कहता है कि आखिर तुम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो, वो मरी नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि हम वहाँ कई सारी टीम भेज चुके हैं, लेकिन लगता है कि मिस जियांग जानबूझकर हमसे बच रही हैं या फिर कोई उनकी मदद कर रहा है। तब रोजिंग को फूचिंग याद आता है। दूसरा जियांगनेन की आज शादी का दिन था। तभी अचानक रोजिंग उसके सामने आ जाता है। जियांगनेन कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? रोजिंग कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम अभी जिंदा हो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उधर फूचिंग तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि रोजिंग ने मिस को किडनैप कर लिया। इसके बाद रोजिंग जियांगनेन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। जियांगनेन कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। रोजिंग कहता है कि गलती मेरी थी, मुझे एनिवर्सरी वाले दिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तब जियांगनेन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि गिव अप कर दो, वो फैमिली के एरिया से किसी को भी छुपा के ले जाना आसान नहीं होता। तब रोजिंग फूचिंग को चकमा देकर जियांगनेन को वहाँ से ले जाता है। जियांगनेन उससे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? तुम्हें तो अपने प्यार वांगी के साथ होना चाहिए था। रोजिंग कहता है कि हाँ मुझे भी लगता था कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, लेकिन जब तुम चली गई तब मुझे समझ आया कि जिस सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं सब कुछ समझता था वो सिर्फ मेरी जिद थी, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। जियांगनेन कहती है कि तुम फिर से शुरू हो गए, क्या फिर से ये बोलोगे कि मुझे एक मौका दो
मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे ये फिल्मी तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोजिन कहता है कि मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं अपना दिल खोलकर तुम्हें अपना सच्चा प्यार दिखाऊंगा। इसके बाद जियांग ने सेक्रेटरी से कहती है कि इन 2 सालों में आखिर रोजिन के साथ क्या हुआ है जो ऐसा बन गया। सेक्रेटरी कहता है कि आपके जाने के बाद बॉस रोज आपका कर्ज पकड़कर बैठे रहते थे, ना तो सोते थे ना ही चैन से रहते थे। धीरे धीरे उनकी हालत और भी खराब होती गई। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहाँ रोजिन ग्रैंडमा से कहता है कि जियांग ने मुझे इतने अजीब तरीके से धोखा क्यों दिया, वो समुद्र में गिरकर क्यों मर गई, क्या वो मुझे सच का सामना करने लायक भी नहीं समझती थी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम सच जानते हो, जियांग ऐसी लड़की नहीं है, वो पैसे लेकर भागने या किसी को धोखा देने वाली लड़की नहीं थी। उससे ज्यादा प्यार तुम्हें किसी ने नहीं किया। याद है उस साल जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तब कोई भी तुम्हें ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी नहीं हुआ था। तब से जियांग ने तुम्हें ब्लड दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी पतली सी लड़की तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाएगी। रोजिन कहता है कि ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तो हमेशा लगता था कि वानगी ने ही मेरी जान बचाई थी। कैमा कहती है कि नहीं, उसे तो दर्द से डर लगता था, इसलिए वो ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार नहीं थी और सबसे आखिरी में ही वो तुमसे मिलने आई थी। उस वक्त जियांग ने तुम्हारे लिए इतना ब्लड डोनेट किया था, ये खुद कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रही थी। रोजिन कहता है पर उसने मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया। कैमा कहती है कि अगर वो बताती भी तो क्या तुम यकीन करते, तुम्हारी नजर में तो हमेशा वो गलत थी और वानगी ही सच्ची थी। प्रेजेंट में जियांग ने सोचती है कि शायद मेरी फेक डेथ की वजह से सब कुछ बदल गया है, हो सकता है कि एक दिन वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद रोजिन को सिस्टम से वार्निंग मिलती है कि कहानी अपनी ओरिजिनल प्लॉट से बाहर जा रही है। सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि हीरो का हीरोइन के लिए प्यार 0 तक पहुंच गया है। सेक्रेटरी रोजिन से कहता है कि आखिर तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे। जियांग ने वानगी को फंसाया था, अब उसे उसकी सजा मिल गई है और वो फूस सरने वाला लड़का भी अब खत्म हो गया है। अब तुम और वांगी के बीच में कोई भी नहीं आएगा। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि ग्रूम अपनी ब्राइड को किस कर सकता है। रोजिन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब उसे बोला जाता है कि कहानी का विरोध मत करो। वांगी कहती है कि हम दोनों हीरो हीरोइन हैं, हमें वापस ओरिजिनल ट्रैक पर आ जाना चाहिए। रोजिन कहता है कि नहीं, मैं नहीं आना चाहता। तभी रोजिन को होश आ जाता है। फिर वो सबसे पहले वांगी को बुलाता है और जियांग से कहता है कि मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। अगर ये वांगी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। वांगी कहती है तो जियांग तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, हम बचपन से साथ बड़े हुए थे, हमेशा मैं ही तुम्हारे साथ रही थी। रोजिन कहता है कि लेकिन तुमने मुझसे कितनी बार झूठ बोला है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। जो कुछ भी तुमने पहले किया था और कितनी बार जियांग को फंसाया था, ये सब मैं जानना नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। और वो गार्ड से कहता है कि ये बस्ती में रहने वाली एक लड़की थी, अब इसे वापस उसी बस्ती में ले जाओ। थोड़ी देर बाद जियांग ने रिंग को देखकर फूचेन को याद कर रही होती है। तभी फूचेंग भी वहाँ आ जाता है। जियांग कहती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। फूचेंग कहता है कि मैंने हमारी रिंग में एक ट्रैकर लगाया था, हमें तुम्हें ढूंढने में 3 दिन लग गए हैं, अब जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन तभी रोजिंग उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और जियांग से कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। जियांग कहती है लेकिन मेरी और तुम्हारी कहानी का अंजाम से तबाही होगा, क्या तुमने कभी कुछ देखा नहीं। तब रोजिंग को वो सपना याद आता है। वो कहता है कि मुझे एहसास होता है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मैंने उसके सामने झुकने से मना कर दिया था। मैं किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहता। मेरा इंतजार करो, जब मैं बिना किसी रुकावट के तुम्हारे पास आऊंगा, तब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। जियांग कहती है लेकिन मैं तो बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं, या फिर तुम्हारी जिद को प्यार समझ बैठे हो। प्यार समझने में इतना वक्त क्यों लग गया तुम्हें, मैंने तो कभी तुम्हारा प्यार महसूस नहीं किया। ये सब सुनकर रोजिंग उन्हें जाने देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आती है कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रोजिंग कहता है कि तुरंत हेलीकॉप्टर भेजो और उनका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाओ। सेक्रेटरी कहता है कि दोनों की सर्जरी अभी हो चुकी है। अजीब सी बात है कि इतने बड़े घराने की गाड़ियों की रेगुलर सर्विसिंग होती है, ब्रेक फेल होना कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। ये सब जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। तब रोजिंग वांगी को बांध देता है। वो रोते हुए कहती है कि हम बचपन से साथ बड़े हुए थे, मैं तुम्हारे दिल में सबसे खास थी और उसने तुम्हारे
तुम्हारी ग्रैंडमा की बीमारी का फायदा उठाया, फिर भी इतने सालों तक मैं तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हें पूरी तरह नहीं पा सकी और उसने आसानी से तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह ले ली। रोजिन कहता है तो इसीलिए तुम बार बार उसे फंसाती थी। वांगी कहती है कि लेकिन सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था, पर तभी अचानक उसकी मौत हो गई और फिर वो तुम्हारे दिल में एक ऐसी याद बन गई जिसे कोई छू भी नहीं सकता। और मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसके खिलाफ कुछ कदम उठाए थे, तुमने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया। आज मेरी हालत देखो और उसको देखो, वो तो कितनी ठीक है और मैं ऐसी क्यों बन गई हूँ। तब रोजिन कहता है तो फिर अपनी इस पहचान के साथ तुम भी जहन्नुम में जाओ। इसके बाद रास्ते में रोजिन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। सिस्टम कहता है कि हीरो हीरोइन दोनों की जान खतरे में है। रोजिन कहता है कि क्या था, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। तब सिस्टम उससे कहता है कि तुम मेल लीड हो, लेकिन तुमने हीरोइन से अलग तरह की इमोशन रखे और एक बुरी लड़की से सॉफ्ट कॉर्नर रखा, इससे कहानी में एरर आ रही है। रोजिन कहता है कि कितनी बकवास बात है, मतलब मैं इतने सालों से किसी और के कंट्रोल वाली दुनिया में जी रहा था। फिर वो कहता है कि मुझे हीरो नहीं बनना, मैं सिर्फ जियांगनेन के साथ रहना चाहता हूँ। सिस्टम कहता है कि लेकिन ये ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से नहीं है, असली कहानी में वांगी हीरोइन है और जियांगनेन सिर्फ एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो सिर्फ अपनी ताकत से तुम्हें अपने पास रखती है। रोजिन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे किसी रोल को नहीं मानता, मेरे पास अपनी सोच है और मुझे पता है कि कौन मुझसे प्यार करता है। सिस्टम कहता है कि लेकिन वांगी ही असली हीरोइन है। रोजिन कहता है कि जिसे मैं दिल से चाहता हूँ वो तुम्हारी बनाई हुई हीरोइन नहीं है। अगर तुम मुझे जबरदस्ती कहानी के हिसाब से चलाना चाहोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सिस्टम कहता है क्या हीरो बनना इतनी बुरी बात है, तुम्हारे पास तो मौका है बेइंतहा दौलत पाने का और एक ऐसी हीरोइन है जो से तुम्हें अपनी दुनिया समझती है, बस तुम मान जाओ तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो। सिर्फ तुम्हें मेमोरी रीसेट एक्सेप्ट करना होगा और अपने पुरानी कहानी पर वापस आना होगा। रोजिन कहता है कि जियांगनेन का प्यार छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे सब कुछ खोना क्यों ना पड़े, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। सिस्टम कहता है लेकिन जियांगनेन की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है, उसके कैरेक्टर का काम सिर्फ हीरो की स्टोरी को कंप्लीट करना था और आखिर में हीरो के हाथ से मर जाना था। रोजिन कहता है कि नहीं, वो एक बार पहले मर चुकी है, 2 साल पहले वो समुद्र में कूद गई थी, उसका रोल कब का खत्म हो चुका है। सिस्टम कहता है तो जियांगनेन ने 2 साल पहले ही अपना रोल कंप्लीट कर लिया था, मतलब वो इस स्टोरी से बाहर हो गई है। फिर भी आज जो तुम्हारे पास सब कुछ है वो सब हीरो वाले स्टेटस की वजह से है। अगर तुम हीरो की पहचान छोड़ दोगे और रियल दुनिया में वापस जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर तुम अपनी मर्जी से हीरो का रोल छोड़ रहे हो तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा, तो क्या तुम फिर भी जियांगनेन के साथ रहना चाहते हो। तब रोजिंग उसे हाँ कर देता है। इसके बाद फूचेंग जियांगनेन से कहता है कि उसकी सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं क्यों वो होश में नहीं आ पा रहा। जियांगनेन कहती है कि मैंने सुना था उस दिन वो मुझसे मिलने आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद जियांगनेन की शादी फूचेंग से होने वाली होती है। जियांगनेन के डैड उससे कहते हैं क्या रोजिंग फिर तुम्हें परेशान करने आया था। जियांगनेन कहती है कि उसकी लाइफ बहुत बदल गई है, उसका बिजनेस भी डूब गया, काफी टाइम से मैंने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। तब उसके डैड कहते हैं कि क्या अब उसका हीरो वाला लक खत्म हो गया है। तभी असिस्टेंट कहती है कि मैडम कोई आपसे मिलने आया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोजिंग होता है। वो जियांगनेन से कहता है कि तुम तक पहुंचने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं अब हीरो नहीं हूँ, मैं अब वही गरीब स्टूडेंट हूँ जो पहले था, तो बताओ क्या तुम मुझे फिर से अपना बनाओगी। तब जियांगनेन कहती है कि सॉरी, मेरे पास पहले से ही मेरा हीरो है और वो फूचेंग से शादी कर लेती है। इसके बाद हमें राइटर को दिखाते हैं। जियांगनेन, रोजिंग और वांगी उसे पीटने लगते हैं। जियांगनेन कहती है कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, अगर रोल बदल सकते हो तो मुझे हीरोइन क्यों नहीं बना देते। वांगी कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है, हीरो के लिए जान देने का जमाना तो जा चुका है। रोजिंग कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया हासिल कर सकता हूँ तो मुझे हीरो बनने की क्या जरूरत है, मेरा रोल बदल दो, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी लिखना चाहता हूँ। तभी फूचेंग कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो इसी में ही खुश हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।